Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीडी चौरासिया हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटमी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पिछली वीडियोस चैप्टर 1, 2, 3 और 4 के लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आप वो सारी वीडियोस देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल एनाटमी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम CVS के, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं CVS के जनरल कॉन्सेप्ट्स। ओके, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो प्लीज पे अटेंशन। नाउ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज बेसिकली द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ योर बॉडी। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है। घर में पानी आता है, उस पानी का मैकेनिज्म क्या है? घर में पानी आने का देयर इज अ मोटर, एक मोटर होती है, ठीक है। वो मोटर पानी कहीं से खींच रही होती है और फिर कहीं पानी आपके घर में सप्लाई कर रही होती है, आपके किचन में, आपके वॉशरूम्स में, मुख्तलिफ एरियाज में, ठीक है। तो एक मोटर होती है और कुछ पाइपलाइन सिस्टम होता है। तो पाइपलाइन सिस्टम है, मोटर है। अब इस मोटर की जगह अगर मैं लगा दूं कि हमारी बॉडी में कुदरत ने फिट किया है प्यारा सा हार्ट, सो वी हैव अ हार्ट। इन पाइपलाइंस की जगह वी हैव आर्टरीज एंड वेन्स जो ब्लड को, पानी को नहीं, ब्लड को लेके जाते हैं और वापस लेके आते हैं। सो ये पूरा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है कि यहां पानी नहीं घूम रहा है, यहां ब्लड घूम रहा है और ब्लड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वगैरह 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 पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है और सारा वेस्ट प्रोडक्ट वेन्स के जरिए वापस आ रहा है। सो योर बॉडी हैज बिन फिक्स्ड, आपकी बॉडी में एक जबरदस्त किस्म का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इंस्टॉल किया गया है जिसको हम नाम देते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो मेजर कंपोनेंट है वो है हार्ट। ओके, हार्ट नाम क्या है इसका? देखें, कार्डियो, कार्डियो मतलब हार्ट, दिस इज वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, तो इसमें हार्ट होगा और ब्लड वेसल्स होंगी। ये दो इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड इट्स अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि पाइपलाइन के अंदर ही सारा ब्लड घूम रहा है और वो कहीं कहीं लीक हो रहे हैं, उसमें से कुछ चीजें आपके टिश्यूज में, वो हम डिस्कस करेंगे। बट दैट इज मेजर कंपोनेंट जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हैं वो ये हैं, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अच्छा, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं? आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, अभी बताता हूं इनके बारे में ये क्या हैं, और कैपिलरीज हैं। बस ये तीन चीजें समझ ली, हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। प्रीटी इजी कॉन्सेप्ट, लेकिन अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन व्हिच पंप्स द ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ह्यूमंस में हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। 2 चैम्बर्स जो ऊपर के हैं उनको नाम देते हैं एट्रियम, और 2 चैम्बर यानी ये एक एट्रियम है, ये एक एट्रियम है, और नीचे के जो चैम्बर्स हैं ये कहलाते हैं वेंट्रिकल। सो एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। सो एट्रियम ऊपर के चैम्बर्स 2 और वेंट्रिकल नीचे के चैम्बर्स, राइट। तो ये हो गया आपका हार्ट। दीज arteries are the vessels, सुनिए गौर से, arteries are the blood vessels which carry blood away from the heart, ठीक है। so they are always the blood vessels which carry blood away from the heart, away from the heart, यानी ये हार्ट है तो इसमें से ब्लड ये बाहर लेकर के जाना है इनको। these are the arteries, arteries का काम है ब्लड को away from the heart, they branch like trees, ज़ाहिर इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं and they are very rich in elastic tissue, बहुत स्ट्रांग होती हैं, अभी बताऊंगा इनके बारे में। और इनके लिए एक वर्ड अक्सर एंजियो, जिन्हें एंजियो वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ब्लड वेसल, ठीक है। इसीलिए अक्सर आपने ये नाम सुना होगा, एंजियोग्राफी करवाइए, हार्ट अटैक हुआ, एंजियोग्राफी करवाइए। एंजियोग्राफी का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स का पूरा ग्राफ देखते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आर्टरीज के बारे में ये जनरल बातें। अब वेन्स, वेन्स आर द ड्रेनिंग चैनल्स व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, ठीक है। तो वेन्स का काम है वापस ब्लड को लेके आना हार्ट में, आर्टरीज दूर लेके जाएंगी, वेन्स वापस लेके आएंगी, ठीक है। और इनके बीच में होगा नेटवर्क कैपिलरीज का, कैपिलरीज का नेटवर्क इज इन द मिडल। सो आर्टरी, देन कैपिलरीज एंड देन वेन्स, ये हार्ट से ब्लड को ला रहे हैं और वेन्स हार्ट में ब्लड को वापस लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिर कैपिलरीज का नेटवर्क है विच आर माइक्रोस्कोपिक वेसल्स। इनका बेसिक काम ये होता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबोलाइट्स बिटवीन द वैस्कुलर सिस्टम एंड द टिश्यूज। तो इनमें से चीजें लीक होकर के, यानी ये जो है ना, यहां से ऑक्सीजन लीक हो रहा है, यहां से और बहुत सारी चीजें लीक हो रही हैं और बहुत सारी चीजें एंटर हो रही हैं। सो ये हमारी एक्सचेंज वेसल्स हैं। कैपिलरीज आर द एक्सचेंज वेसल्स, यहां चीजें एक्सचेंज होती हैं, ओके। तो ये आपने याद रखना है। फंक्शनली अगर आप, ये तो आप बस ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, अब इस पर मजीद कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं, ठीक है। फंक्शनली आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स व्हिच आर आर्टरीज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। रेजिस्टेंस वेसल्स जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती
होती हैं, आर्टेरियोल्स बताऊं अभी इनके बारे में। एक्सचेंज वेसल्स मैंने आपको बताया कैपिलरीज हैं, और रेजर्वायर वेसल्स आपकी लार्ज वेन्स हैं। फिर शंट्स होते हैं। शंट्स का मतलब ये होता है कि एक आर्टरी ये जा रही है, एक वेन ये जा रही है, और इनके बीच में एक कनेक्शन है, इसको नाम देते हैं शंट। बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन कहलाएगा आर्टीरियो वेंट्रिकुलर शंट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है जनाब? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड फ्लोज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द राइट एट्रियम, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू द राइट साइड। डायग्राम पे समझाता हूं, सुने, एक बनाते हैं डायग्राम आपके लिए। लिसन नाउ, ये आपका हार्ट है, से फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपके हार्ट का इफ आई tell you that this is the right part and this is the left part, ठीक है। लेफ्ट पार्ट में you will have the oxygenated blood, यहां पे ऑक्सीजन रिच ब्लड मौजूद है। होता ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये घूम फिर कर रास्ते में ज़ाहिर कैपिलरीज आएंगी, कैपिलरीज में से ऑक्सीजन निकल जाएगी, फिर ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये वापस आएगा राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। राइट एट्रियम में ये वापस आएगा। तो ये जो पूरा सर्कल मैंने बनाया ना, ये पूरा सर्कल ये कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ग्रेटर सर्कुलेशन। क्या है भाई सिस्टेमिक सर्कुलेशन? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड रिलीजेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट व्हिच इज ऑक्सीजनेटेड एंड गोस थ्रू द बॉडी एंड देन कम्स टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, नाउ दिस इज डीऑक्सीजनेटेड। तो इस पूरे सर्कल को हम नाम देते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। फिर आती है जी पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब यह है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, अब ये इसको ज़ाहिर ऑक्सीजनेटेड होना है तो ये जाता है लंग्स के पास। लंग्स में इसमें ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है और ये वापस आ जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो ये वाली जो सर्कुलेशन है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब फिर एक सर्कुलेशन होती है जिसका नाम है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल ये हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है। सपोज दिस इज द इंटेस्टाइन, और ये बीच में मैं बना रहा हूं लिवर, बड़ा बेकार सा मैंने लिवर बनाया है, और यहां मैं बना देता हूं छोटा सा हार्ट। तो होता ये है कि इंटेस्टाइन से ब्लड पहले जाता है लिवर में, और लिवर से निकल के फिर आता है हार्ट में। तो चूंकि बीच में एक सेट ऑफ ऑर्गन एक्स्ट्रा आ गया, एक सेट ऑफ कैपिलरीज एक्स्ट्रा आ गई, ऐसी सर्कुलेशन को हम नाम देते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन इस वक्त याद रखें कि तीन तरह की सर्कुलेशन क्या क्या है: सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी लेफ्ट साइड से ब्लड निकलेगा और पूरी बॉडी से घूमता हुआ वापस आ जाएगा राइट साइड पे। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेट होकर लेफ्ट साइड पे वापस आएगा। और पोर्टल सर्कुलेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन से निकला, लिवर में गया, उसके बाद वो गया हार्ट में। ऑलराइट, ओके। अब इस डायग्राम को समझते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल डायग्राम, थोड़ा छोटा इसलिए कर रहा हूं ताकि पूरा आपको लुक समझ में आ जाए, ठीक है। रेड कलर का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू कलर का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये है आपका हार्ट, दिस इज योर हार्ट, ओके। तो ये हार्ट बना हुआ है जिसमें ऊपर एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल्स हैं, ओके। ये बात समझ में आ गई। अब जरा सुने, मैंने क्या बताया, लेफ्ट साइड से कैसा ब्लड निकलता है? ऑक्सीजनेटेड। सो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, सो दिस इज ऑक्सीजनेटेड। ये निकला यहां से, और ये देखें पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ये ब्रेन में भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आर्म्स में भी जा रहा है। तो पूरी बॉडी में लेफ्ट साइड से ब्लड निकल के सर्कुलेट हो रहा है। अच्छा, सर्कुलेट होने के बाद ये जो चीज बताई है ना, ये कैपिलरीज है, यहां पे एक्सचेंज हो रहा है, और कैपिलरीज के बाद ये ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। मैं इसे कह रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भाई ज्यादा हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो गई। अब ये सारा ब्लड वापस आ रहा है कहां? ये सारा ब्लड वापस आ रहा है जनाब राइट साइड ऑफ द हार्ट में। तो ये पूरी सर्कुलेशन क्या कहलाएगी? इसे हम नाम देंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब ये जो राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ये निकल के कहां चला गया? लंग्स में, और लंग्स से ये प्योर होके ऑक्सीजनेटेड होके वापस यहां आ गया। तो ये वाली सर्कुलेशन जनाब क्या कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। गॉट इट? अच्छा, इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? देखें, इंटेस्टाइन से जो ब्लड निकल रहा है वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं जा रहा, पहले वो कहां जा रहा है? लिवर में जा रहा है। लिवर से निकलने के बाद वो जा रहा है हार्ट में। तो ये वाली सर्कुलेशन क्या कहलाएगी? पोर्टल सर्कुलेशन। तो ये तीनों आपको मास्टर होनी चाहिए, ये तीनों सर्कुलेशन की टाइप्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई सिस्टेमिक सर्कुलेशन का क्या मतलब है, पोर्टल सर्कुलेशन का क्या मतलब है, और आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या मतलब, ओके। अच्छा, अब थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आर्टरीज का, वेन्स का और कैपिलरीज का। देखें, इनकी डिटेल्स फिर मैं वही बता रहा हूँ, हिस्टोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि आर्टरीज के मेजर 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 स्ट्रक्चर्स हैं क्या।
आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, पहली तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इनकी वॉल्स थिक होती है, काफी थिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसकी ल्यूमेन स्मॉल होती है। ल्यूमेन का मतलब होता है, यानी अगर ये पूरी आर्टरी गुजर रही है तो इसके बीच में ये जो होल है जिसमें से ब्लड गुजरेगा, इसको ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। दैट इज द ल्यूमेन। अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन बनाऊं, ट्रांसफर सेक्शन याद है ना, सेक्शन पढ़ा था हमने चैप्टर 1 में। अच्छा, तो ये इसका ल्यूमेन है जिसमें से ब्लड गुजर रहा है, दिस इज ब्लड। फिर उसके बाद ये इसकी दूसरी लेयर्स हैं, ठीक है। लेयर्स के बारे में अभी बताता हूं। तो देखें लेयर्स, ये सब लेयर्स हैं, लेयर्स आर थिक, ल्यूमेन इज स्मॉल, ओके। आर्टरीज हैव नो वैल्व्स, इसमें कोई बीच में वैल्व्स नहीं होते, ठीक है। तो ब्लड रुकता नहीं है, आगे बढ़ता चला जाता है। आर्टरीज आर यूजुअली अकम्पनीड बाय वेन्स एंड नर्व्स एंड ब्लड, इसको हम कहते हैं न्यूरोवास्कुलर बंडल। यूजुअली आपकी बॉडी की एनाटमी में किसी एक जगह पर आर्टरी भी जा रही होती है, उसी के साथ वेन जा रही होती है, उसी के साथ नर्व जा रही होती है। तो इस पूरे बंडल को कंबाइन करके नाम दिया जाता है, इस पूरे को हम नाम देते हैं न्यूरोवास्कुलर बंडल, ठीक है। तो ये टर्म पता होनी चाहिए। Now, types of arteries, there are large arteries which are elastic. Large arteries, ज़ाहिर बड़ी हैं। aorta सबसे बड़ी आपकी जो मेन आर्टरी है, इसकी ब्रांचेस हैं, ब्रैकियोसेफेलिक, कॉमन, ये सब पढ़ेंगे हम आगे। और pulmonary arteries, these are the large arteries. Then there are medium and small size arteries and these are present in the headache neck region, lower limbs में हैं, upper limbs में हैं। फिर smallest arteries हैं, ठीक है। इनको हम नाम देते हैं arterioles. So the smallest arteries are called arterioles. इनका diameter इतना होता है। और इन arterioles की एक खास बात यह है कि इनकी जो मस्कुलर लेयर है वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। एंड द टर्मिनल नैरो एंड ऑफ दीज मेटा आर्टरियोल्स आर सराउंडेड बाय अ प्रीकैपिलरी स्फिंक्टर टाइप की एक चीज होती है, ताकि ब्लड फ्लो को रेगुलेट किया जा सके। एक्चुअली देखें, कॉन्सेप्ट ये है, ये वाली डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये लार्ज आर्टरी है, जैसे से आगे जा रहे हैं साइज छोटा हो रहा है ना, तो यहां पे सपोज ये आर्टरियोल आ गई। अब आर्टरियोल में बिल्कुल कैपिलरी से पहले यहां पे एक स्फिंक्टर होगा, ठीक है। आर्टरियोल, फिर मेटा आर्टरियोल, और यहां पे एक स्फिंक्टर होगा। उस स्फिंक्टर का काम ये है, मसल्स का काम ये है कि वो ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर सकें आगे। इसीलिए इनको हम आर्टरियोल्स को हम नाम देते हैं, आर्टरियोल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस वेसल्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस वेसल, क्योंकि ब्लड फ्लो को रेजिस्ट कर सकती हैं, इसीलिए इनका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टरियोल्स आर द रेजिस्टेंस वेसल्स, ये नाम आपने याद रखना है बॉस। अच्छा, माइक्रोस्कोपिकली आर्टरी के अंदर ये 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। डायग्राम दिखाता हूं, बना के दिखाता हूं। ये देखें, ये ल्यूमेन है एक आर्टरी का, इसमें से ब्लड गुजर रहा है यहां पे, फिर एक लेयर इसकी यूं, एक लेयर इसकी यूं। तो बिल्कुल ल्यूमेन के साथ जो लेयर होती है वो कहलाती है ट्यूनिका इंटिमा। फिर उसके बाद जो लेयर होती है वो कहलाती है ट्यूनिका मीडिया। फिर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो कहलाती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अब ये देखो, यहां पे ये आर्टरी है, ठीक है। दिस इज द आर्टरी, ये पूरी आर्टरी है, इसमें यहां पे ब्लड गुजर रहा होगा, ये ल्यूमेन है। और इसकी जो बिल्कुल इंटरनल ये वाली लाइनिंग है, ये इंटरनल लाइनिंग कहलाएगी ट्यूनिका इंटिमा। उसके बाद ये मसल्स हैं, मसल्स कहलाएंगे ट्यूनिका मीडिया, और जो बाहर की लाइन है वो कहलाएगी ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये आपने नाम याद रखने हैं। अच्छा, ब्लड सप्लाई, ये इंटरेस्टिंग चीज है। आर्टरीज का काम क्या होता है? पूरी बॉडी को ब्लड देना, लेकिन खुद इनको भी ब्लड चाहिए होता है। दे ऑल्सो रिक्वायर ब्लड। इनको ब्लड कैसे मिलेगा? अब देखो, अगर कोई बहुत मोटी सी आर्टरी है, यानी इतनी मोटी आर्टरी है, इसमें से ब्लड गुजर रहा है, इसमें से यूं ब्लड गुजर रहा है, तो जो इधर इधर की लेयर्स हैं, अंदर अंदर की लेयर्स, वो तो डायरेक्टली उनको न्यूट्रिशन मिल जाएगी ना, क्योंकि ब्लड गुजर रहा है, इसमें ऑक्सीजन है। लेकिन जो बाहर बाहर की यहां वाली लेयर्स होंगी आर्टरी की, उसको फिर बाहर से ब्लड सप्लाई दी जाती है ताकि उसको भी ऑक्सीजन मिले। देखें, खुद आर्टरी के सेल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, इसको खुद भी तो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसीलिए आर्टरी को भी ब्लड सप्लाई देते हैं, जो बाहर की लेयर्स को सप्लाई करती है, अंदर की लेयर्स को डायरेक्टली ब्लड मिल जाता है, ठीक है। सो लार्ज आर्टरीज ऑफ मोर देन 1 मीटर, दे आर सप्लाइड विद देयर डेजिग्नेटेड ब्लड वेसल्स। जो छोटी मोटी आर्टरीज होंगी ना, मतलब इतनी छोटी सी आर्टरी, उसको अंदर से जो ब्लड सप्लाई मिल रही है वो काफी है, ठीक है। आर्टरीज की जो न्यूट्रिएंट वेसल्स हैं उनका नाम है वाजा वाजोरम, ये आपने नाम याद रखना है, ठीक है। जो नेटवर्क होता है पूरा ट्यूनिका एडवेंटिशिया में, ऊपर यहां आता है और एक पूरा फैल जाता है नेटवर्क के तौर पे। द रेस्ट ऑफ द वेसल, इंटिमा एंड इनर पार्ट ऑफ द मीडिया, नरिश्ड बाय द डिफ्यूजन थ्रू द लैमिनल। ये जो मैंने आपको बात बताई ना कि अगर ये मोटी सी आर्टरी है तो ऊपर एडवेंटिशिया है, एडवेंटिशिया को वाजा वाजोरम सप्लाई करेगा, यानी कोई और ब्लड वेसल, और अंदर से जो ब्लड जा रहा है वो इंटिमा वगैरह को वो खुद सप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, फिर एक वर्ड ये है पाल्पेबल आर्टरी। पाल्पेबल आर्टरी का मतलब होता है वो आर्टरीज जो आपको स्किन के ऊपर से हाथ रखें, बॉडी के ऊपर से उनकी पल्सेशन, धक
धक धक ये फील होना शुरू हो जाए, ठीक है। और वो है आपकी बॉडी में बहुत सारी, आप देखते ना वो हकीम नब्ज देख के बता देता है कि जी क्या मसला है। वो नब्ज क्या है एक्चुअली, वो नब्ज है पल्पेबल आर्टरी, ठीक है। सो हकीम साहब जो नब्ज देखकर दवा और इलाज और सब बता देते हैं, वो बेसिकली पल्पेबल आर्टरी को, रेडियल आर्टरी को फील कर रहे होते हैं, ओके। वो आपकी रेडियल आर्टरी को फील कर रहे होते हैं। इसी तरह आप एब्डोमिनल एओर्टा फील कर सकते हैं, फीमोरल आर्टरी फील कर सकते हैं, डोर्सालिस पीडिस हम कॉमनली फील करते हैं पेशेंट्स में कि कहीं उनको डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि डायबिटिक्स में ये पल्सेशन कम हो जाती है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आए जी नर्व सप्लाई ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज को नर्व सप्लाई भी होती है, जी बिल्कुल होती है, क्योंकि आर्टरीज में मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मुझे जरा ये बताओ, मसल्स का चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आर्टरीज में कौन से मसल्स होंगे? स्केलेटल मसल्स होंगे? नहीं भाई, क्योंकि स्केलेटन पर होते हैं वो, आर्टरी कहां स्केलेटन पे। अच्छा, इसमें स्मूथ मसल्स होंगे? जी हाँ, इनमें स्मूथ मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल भी नहीं होंगे, वो तो हार्ट में होते हैं ना। सो यहां पर स्मूथ मसल्स होंगे। सो आर्टरीज की जो नर्व सप्लाई है उसको नाम देते हैं नर्वाई वास्कुलरिस, ठीक है। नर्वाई वास्कुलरिस, वाजा वेजोरम, ये नाम याद रखने हैं आपने। वाजा वेजोरम का मतलब है ब्लड सप्लाई टू आर्टरीज एंड नर्वाई वास्कुलरिस का मतलब है नर्व सप्लाई टू आर्टरीज, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। द नर्व्स आर मोस्टली नॉन माइलिनेटिक सिंपैथेटिक फाइबर्स विच आर वाजोकंस्ट्रिक्टर इन फंक्शन। ज्यादातर जो आर्टरी को ब्लड सप्लाई है वो कंस्ट्रिक्शन के लिए, कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, ठीक है। अच्छा, वाजोडायलेटर इनोवेशन भी कहीं कहीं होती है, यानी उसको डायलेट करने के लिए, उसको मजीद खुला करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट है ना आपको। अगर ये नॉर्मल आर्टरी का ल्यूमेन है और अगर वो ल्यूमेन इतना बड़ा हो जाए, इसे कहते हैं डायलेशन, और अगर वो ल्यूमेन इतना और छोटा हो जाए तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। तो यूजुअली नर्व सप्लाई आर्टरीज में होती है कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, कहीं कहीं डायलिटेशन के लिए भी होती है। और उसकी कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए कि कहां कहां डायलिटेशन होगी। स्केलेटल मसल में डायलिटेशन के लिए फाइबर्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे जो वेसल्स हैं और स्किन में जो वेसल्स हैं वहां डायलिटेशन जरूरी है, इसलिए वहां डायलिटेशन के फाइबर्स होते हैं, ओके। आगे चलते हैं जी। वेन्स। अच्छा, वेन्स में भी ये तीनों लेयर्स होती हैं। कौन सी तीनों लेयर्स? ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया, तीनों लेयर्स होती हैं। लेकिन बात यह है कि जो मीडिया है ना, ट्यूनिका मीडिया, वो बहुत ही थिन होती है वेन्स में, इसीलिए वेन्स थिन स्ट्रक्चर्ड है, दे आर थिन वॉल्ड। यानी आसान जबान में कहूं तो आर्टरीज में मसल फाइबर ज्यादा होता है, वेन्स में मसल फाइबर कम होता है, ठीक है। बेसिकली फिर ये बात हो गई। अच्छा, देयर थिन वॉल्ड, देयर ल्यूमेन इज लार्ज, ये मेजर फर्क है, ठीक है। आर्टरी का ल्यूमेन इतना होगा अगर, और ये ट्यूनिका मीडिया और फिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, तो वेन का ल्यूमेन बड़ा होगा, ट्यूनिका मीडिया छोटी होगी और एडवेंटिशिया उसके साथ चिपकी हुई होगी। तो देखें, स्मॉल ल्यूमेन आर्टरी, लार्ज ल्यूमेन वेन, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, वेन्स के वैल्व्स होते हैं और ये वैल्व जरूरी हैं। इसको जरा सोचो ऐसे, डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। सपोज ये एक बंदे की थाई है, तो वह मेरी डायग्राम्स इंप्रूव होती जा रही हैं, जनरल एनाटॉमी के लेक्चर्स में है, और ये इसका फुट है। अब यहां से एक वेन गुजर रही है, ठीक है। अच्छा, वेन का काम क्या होता है? बॉडी से ब्लड को लेके जाना ऊपर हार्ट की तरफ, ऐसे ही है ना। अब यहां से ब्लड जा रहा होगा इस वेन के अंदर, वेन में ब्लड ऊपर जाएगा तो ये नीचे वापस भी आ सकता है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन कुदरत ने क्या किया, यहां पे वेल्व्स लगाए हुए, वेल्व्स लगाए हुए, वेल्व्स लगाए हुए। यानी एक दफा अगर इसमें ब्लड ऊपर चढ़ गया, वो वापस नीचे नहीं आएगा क्योंकि वेल्व उसको रोक देगा। अच्छा, ब्लड ऊपर चढ़ेगा क्यों? क्योंकि ये जो वेल्व्स है ना, ये ऊपर की डायरेक्शन में खुल सकते हैं लेकिन नीचे की डायरेक्शन में भाई नहीं खुल सकते। सो सिर्फ यूनिलेटरल इसमें फ्लो होता है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो होगा। यानी वेल्व में जब नीचे से प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड ऊपर तो चला जाएगा लेकिन ब्लड वापस नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड को ये ऊपर लेके जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द वेल्व्स। अच्छा, वेल्व्स आर्टरीज में नहीं होते, ओके। अच्छा, सिंस द वेनस प्रेशर इज वेरी लो, द वेल्व्स आर ऑफ utmost वैल्यू इन द वेनस रिटर्न। ये बात मैंने आपको समझा दी है, ठीक है, कि वेल्व्स का क्या रोल है वेनस रिटर्न में। ये बात हो गई, दिस इज ऑल डन। राइट राइट राइट। ये अच्छा, ये क्या दिखाया इन्होंने? ओके ओके ओके, मैं समझ गया। ये इन्होंने यहां पे बताएंगे पल्पेबल आर्टरी, कॉमन कैरोटिड। सीआईडी देखते हैं आप लोग, बाय द वे। सीआईडी एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो आता है ना फॉरेंसिक के लिए, और जाके देखो दया और ये और वो सारी चीजें। सो वो अक्सर जब किसी की डेथ होती है तो वो यहां हाथ लगाते हैं गर्दन के पास और फिर एक सैड फेस बनाते हैं, माय गॉड द पर्सन इज नो मोर। सो कॉमन कैरोटिड कैन बी पल्पेटेड, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी पल्पेट की जा सकती है, रेडियल नब्स जिसे हम कहते हैं नब्स पल्पेट की जा सकती है, फीमोरल आर्टरी आप पल्पेट कर सकते हैं, पॉप्लिटियल और डोर्सालिस पीडिस पांव पे। सो ये बेसिकली सारी पल्पेबल आर्टरीज है। ओके ओके ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जनरल एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट है कि जो लार्ज वेन्स हैं, दे हैव अ डेड स्पेस अराउंड देम फॉर देयर डायलिटेशन ड्यूरिंग इंक्रीज वेनस रिटर्न। द डेड स्पेस इज कॉमनली कंटेनिंग रीजनल लिम्फ नोड्स। ये स्ट्रक्चर देखो भाई, आपकी बॉडी में कई जगह पे इस तरह का अरेंजमेंट है कि एक आर्टरी होती है,
उसके बराबर में एक वेन होती है, साथ में ज़ाहिर नर्व भी होती है। इस पूरे को हम नाम देते हैं, आपको मैंने बताया तो ऊपर जाकर वीडियो में देखो इस कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दिया जाता है, जहां आर्टरी, वेन और नर्व्स एक साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है। न्यूरोवास्कुलर बंडल, इसमें नर्व है तो न्यूरो, और ये ब्लड वेसल्स हैं तो वैस्कुलर, न्यूरोवास्कुलर बंडल। अच्छा, यूजुअली आपकी बॉडी में अरेंजमेंट ऐसे होता है कि वेन के बराबर में ना थोड़ी सी खाली जगह होती है, और फिर इनके इर्द गिर्द एक लेयर होती है फेशिया की। आज ये खाली लेयर इसलिए होती है क्योंकि अक्सर जब एक्सरसाइज है या कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड वेन को डायलेट होके बड़ा होना है, तो बराबर में जगह होगी तो ये बड़ा होगा ना। अगर बराबर में कोई स्ट्रक्चर फिक्स कर देंगे तो इसके फैलने के लिए जगह बचेगी नहीं, और इसके फैलने को जगह जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इंक्रीज हो जाती है, एक्सरसाइज की कंडीशन हो सकती है और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो उन तमाम कंडीशंस में वेन्स को एक्सटेंड होने के लिए, डायलेट होने के लिए जगह चाहिए, और उस जगह के लिए नेचर ने पहले से अरेंजमेंट रखा हुआ है बॉडी में, सो उसको कहते हैं डेड स्पेस, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स की बात करें, सो वेन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ द 3 कोर्ट्स जो हमने आर्टरी में पढ़े थे, वो मैंने आपको बता दी है। ट्यूनिका इंटिमा होगी, ट्यूनिका मीडिया होगी और ट्यूनिका एडवेंटिशिया होगा, तीनों चीजें होंगी। तो याद यहां पे ये बात रखनी है कि बॉस, बाज लोकेशंस आपकी बॉडी की ऐसी हैं जहां पे स्मूथ मसल वेन्स में होता ही नहीं है, ठीक है, और वो ये जगह है। सो रिमेंबर दीस पोजीशंस जहां पे बिल्कुल स्मूथ मसल नहीं होता वेन्स में। ये अक्सर एग्जामिनर्स पूछते हैं कि चलो बेटा वो जगह बताओ जहां पे वेन्स में स्मूथ मसल बिल्कुल नहीं होता। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ एग्जामिनर, क्योंकि इसमें प्योरली रट्टा इन्वॉल्व है, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व हैं लेकिन रट्टा ज्यादा इन्वॉल्व है। बहरहाल आप इसको याद कर लीजिएगा अगर आपको याद करना है। ये टेबल बहुत जबरदस्त टेबल बनाया है बीटी चौरासिया की बुक में, जिसमें बात की है आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंसेस की। इसको जरूर पढ़िएगा। आइए इसको क्विकली देखते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड, वेन्स आर सुपरफिशियली एंड डीपली सिचुएटेड, ठीक है, ये आपको पता हो। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, दे आर थिन वॉल्ड, दे possess narrow lumen, veins have wide lumen। valves नहीं होते आर्टरीज में, valves होते हैं वेन्स में, ठीक है। रेडिश इन कलर, ब्लूइश इन कलर, ये सब बातें आपको, दिस इज इजी टू रीड, प्लीज गो थ्रू दिस, ओके। नाउ ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ द वेन्स, द लार्ज वेन्स लाइक द आर्टरीज हैव देयर वाजा वजोरम, ये आपको पता होनी चाहिए बात। नर्व्स आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड द वेन्स इन द सेम मैनर एज टू द आर्टरीज, ओके। अच्छा, अब ये एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स हेल्पिंग द वेनस रिटर्न। यानी आपकी बॉडी से, मैंने आपको बताया ना, अगर आपकी ये थाई है सपोज, और यहां से ब्लड को ऊपर वापस जाना है, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है। अगेंस्ट द ग्रेविटी किस तरह आपकी जो वेन्स हैं वो ब्लड को ऊपर लेके जाती हैं, सो वो आपको पता होना चाहिए। कौन सी फोर्सेज हैं जो हेल्प करती हैं वेन्स को कि ब्लड ऊपर जाए वापस नीचे ना आए, ठीक है। एक तो ओवरफ्लो ऑफ द कैपिलरीज है, आर्टेरियल पुश है, आर्टेरियल पल्सेशन, यानी पीछे से प्रेशर आ रहा होता है आर्टरी और कैपिलरीज में से होता हुआ, ठीक है। फिर नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर है जो सक करता है ब्लड को हार्ट की तरफ, तो ये एक फोर्स बनती है। अच्छा, ग्रेविटी ऊपर वाले पार्ट को, यानी आपका जो स्कल का रीजन होगा, फिर ये आपके अपर लिम्स हैं, या आपका ट्रंक है और ये आपके लोअर लिम्स हैं, तो ऊपर से तो ब्लड फ्लो जो आ रहा है वेन्स में वो तो ग्रेविटी के थ्रू नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे से जो ऊपर जा रहा है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट मसल है आपकी काफ रीजन में, जिसको हम नाम देते हैं पॉप्लेटियल मसल। यहां ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और मसल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और फिर ये जो वाल्व्स हैं ये ब्लड को सिर्फ ऊपर लेके जाते हैं, नीचे नहीं आने देते। तो ये सारा अरेंजमेंट है आपकी बॉडी में, कुदरत ने जो कर रखा है। और ये काफ मसल, जिसको हम सोलियस मसल कहते हैं, सॉरी, एंड दिस सोलियस मसल आर एक्चुअली आल्सो कॉल्ड द पेरिफेरल हार्ट। तो अगर कोई इंटरेस्टिंग बात आपसे पूछे ना कि हार्ट आपकी बॉडी में कहां कहां है, तो ऑब्वियसली एक तो हार्ट आपके थॉरेक्स में है, लेकिन ये जो आपके काफ मसल हैं, जो सोलियस मसल है, ये भी किसी हार्ट से कम नहीं है, क्योंकि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेनस रिटर्न ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ जाने से नीचे की तरफ वापस नहीं आता, क्योंकि वाल्व्स होते हैं। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, ठीक है। अच्छा, कैपिलरीज की बात करें जी। कैपिलरी तो एक मिनट, कैपिलरी से पहले ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बॉस, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच हेल्प द वेनस रिटर्न फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटी टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये फैक्टर्स आपको सारे पता होने चाहिए। ओके, नाउ कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल साइज एक्सचेंज ब्लड वेसल्स, इनके बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। नाउ कैपिलरीज आर क्लासिफाइड इनटू कंटीन्यूअस कैपिलरीज एंड फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। ये क्या है भाई? कंटीन्यूअस कैपिलरीज आर फाउंड इन द स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, लंग्स एंड ब्रेन। और ये कंटीन्यूअस ज़ाहिर है, इनमें कोई सुराख, इनमें कोई पोर्स, इनमें कोई होल्स नहीं है, ठीक है। जिनमें होल्स होंगे उनको हम नाम देंगे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, और वो होती हैं आपकी किडनी में, वो होती हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में और पैंक्रियाज में। दे अलाउ द पैसेज अक्रॉस देयर वॉल्स ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स अप टू 200। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट ये है, मैं देखूं कोई डायग्राम इन्होंने दी है या डायग्राम नहीं दी है, बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। अगर अगर ये आर्टरी है सपोज फॉर एग्जांपल, और यहां बहुत सारी कैपिलरीज हैं और ये फिर वेन है, तो ब्लड यूं आ रहा है और वेन्स में से यूं ब्लड जा रहा है। तो अगर इनकी लेयर बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई इसमें होल्स वगैरह नहीं है, तो इसे कहते हैं कंटिन्यूअस कैपिलरी, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि ये आर्टरी आ रही है, अब ये जो कैपिलरी है ना उसमें गैप्स हैं, उसमें कैपिलरी में यूं गैप्स हैं, ठीक है, ऐसे गैप्स हैं, ये देखें ऐसे गैप्स हैं। गैप्स के बाद फिर ये वेन है, तो ब्लड यूं आया, उसके बाद यूं गया, और कैपिलरी में ये जो गैप है, इन गैप्स को नाम देते हैं फेनिस्ट्रा। तो इन कैपिलरीज को नाम दिया जाता है फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज। पर्पस ये होता है ताकि बड़ी चीजें इसमें से फिल्टर हो जाए, किडनी का काम ही फिल्ट्रेशन है इसलिए, ठीक है। साइनसॉइड्स, नाउ साइनसॉइड रिप्लेस कैपिलरीज इन सर्टेन ऑर्गन्स लाइक लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, सुप्रारीनल ग्लैंड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। है क्या? साइनसॉइड्स आर लार्ज इर्रेगुलर वैस्कुलर स्पेसेस व्हिच आर क्लोजली सराउंडेड बाय द पैरेन्काइमा ऑफ द ऑर्गन। दे डिफर फ्रॉम द कैपिलरीज इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट: देयर लुमेन इज वाइडर, देयर वॉल्स आर थिनर, इसीलिए इनमें से ज्यादा चीजों का एक्सचेंज हो सकता है। दे मे कनेक्ट द आर्ट्रियोल विद द वेनियोल। फेनिस्ट्रेटेड ये जो पोर्स हैं उसका एक और अलग से वर्जन है जिसका नाम है साइनोसॉइड्स। साइनसॉइड्स और कैपिलरीज में ये तीन डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं कि इनकी ल्यूमेन काफी बड़ी होती है और इरेगुलर होती है। देयर वॉल्स इज वेरी थिन और मे बी इनकम्प्लीट। तो ये जो सुराख होते हैं ये एक्चुअली और बड़े बड़े होते हैं। ये पाए जाते हैं एक्चुअली आपके लिवर में, स्प्लीन, बोन मैरो, ये जगह हैं जहां पे साइनसॉइड्स से बढ़ के एक अलग चीज होती है जिसे हम कहते हैं सो नॉट साइनसॉइड, फेनिस्ट्रा से बढ़ के एक अलग चीज होती है जिसे हम कहते हैं साइनसॉइड। अगेन इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि बेटर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भाई कि फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहाँ कहाँ होती हैं, साइनस कहाँ होते हैं, साइनसॉइड्स कहाँ होते हैं, और कंटिन्यूअस कैपिलरीज कहाँ होती हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनर्स का पसंदीदा टॉपिक्स में से है कि बताओ जी साइनसॉइड्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये रहे एग्जांपल साइनसॉइड्स के, ठीक है। लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, सुप्रारीनल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। फिर ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि साइनसॉइड्स और कैपिलरी में डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंसेस आपको बाय हार्ट बेटा याद होने चाहिए सबको, ठीक है। एनास्टोमोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनास्टोमोसिस का मतलब ये होता है कि आर्टरीज और वेन्स का आपस में मिलना या दो ब्लड वेसल्स का आपस में मिलना। आम जबान में समझाऊं तो एक पाइप है और ये दूसरा पाइप है, इनको आपने एक कोई चीज लगा के कोई ज्वाइंट कर दिया आपस में, तो ये कहलाता है एनास्टोमोसिस, ओके। इट्स अ प्री कैपिलरी और पोस्ट कैपिलरी कम्युनिकेशन बिटवीन द नेबरिंग ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस। सो नेबरिंग ब्लड वेसल्स का आपस में जुड़ना, आपस में कम्युनिकेशन कहलाता है एनास्टोमोसिस। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कोलेटरल सर्कुलेशन। ये मैं बताता हूं अभी कोलेटरल सर्कुलेशन क्या है। अच्छा, इट कैन बी टाइप्स क्या क्या होती हैं। आर्टीरियल एनास्टोमोसिस इज द कम्युनिकेशन बिटवीन आर्टरीज, जाहिर है नाम से जाहिर है। अच्छा, in actual arterial anastomosis the arteries meet end to end, for example in the palmar arches। ये palmar arches जो होती है ना, यहां पे क्या हो रहा है देखो, एक आर्टरी आ रही है रेडियल आर्टरी, ये दूसरी किसी आर्टरी से मिल गई, ये तीसरी आर्टरी से मिल गई, तो यहां पे आर्टरीज एक दूसरे के साथ मिली हुई है, पूरा पाइपलाइन चैनल बना हुआ है, तो इसे कहते हैं एक्चुअल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस। पोटेंशियल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस का मतलब है द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द टर्मिनल आर्टेरियोल। सच कम्युनिकेशन कैन डायलेट ओनली ग्रेजुअली फॉर कोलेटरल सर्कुलेशन। तो ये एंड टू एंड एनास्टोमोसिस नहीं होती, बल्कि ये कोलेटरल सर्कुलेशन होती है। कोलेटरल सर्कुलेशन यहां इन्होंने बताया भी, देखें फिगर 5.10 के अंदर, कि एक ये मेन ब्लड वेसल जा रही है हार्ट की, और इस मेन ब्लड वेसल ऑफ द हार्ट के साथ दूसरी ब्लड वेसल यहां है, लेकिन इनकी आर्टरियोल ये यूं कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो सच सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें मेन एंड टू एंड एनास्टोमोसिस नहीं हो रहा, लेकिन आर्टेरियोल एनास्टोमोस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस, ओके। ये हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे। वेनस एनास्टोमोसिस का मतलब है कि जिसमें वेन्स एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस कर रही हैं, नाम से जाहिर है। फिर देयर इज अनदर कैटेगरी जहां आर्टरी और वेन आपस में एनास्टोमोस करते हैं, इसको हम नाम देते हैं शंट। सो शंट इज एनीथिंग जहां देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन, ओके। आर्टीरियो वेनस एनास्टोमोसिस, तो ये डिफरेंट एनास्टोमोसिस आपने याद रखने। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, एनास्टोमोसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सपोज ये एक ऑर्गन है, सपोज दिस इज एन ऑर्गन,
और इस ऑर्गन को एक ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है, और ये जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है ये अकेली ब्लड वेसल है और कोई ब्लड वेसल इसको सप्लाई नहीं करती। और सपोज यहां पे कोई ब्लॉकेज आ गया, अब अगर यहां कोई ब्लॉकेज आ जाएगा तो इस ऑर्गन को ब्लड मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर सपोज यहां नीचे इसको एक और ब्लड वेसल एनास्टोमोसिस कर रही है, एक और ब्लड वेसल यहां फीड कर रही है, तो यहां ब्लॉक होने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला जो ब्लड है इसको सप्लाई होगा और ऑर्गन की बचत हो जाएगी। सो एनास्टोमोसिस बेसिकली इंपॉर्टेंट है ब्लड सप्लाई को रीस्टोर रखने में। इस तरह की फिर ब्लड सप्लाई को हम नाम देते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। कोलेटरल सर्कुलेशन का मतलब यह है कि मेन ब्लड सप्लाई बंद हो गई और साइड से कोई एक ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड कोलेटरल सर्कुलेशन। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एंड आर्टरीज। एंड आर्टरीज आर दोज आर्टरीज विच डू नॉट एनास्टोमोस। ये बड़ी नखरेली आर्टरीज हैं जो किसी से एनास्टोमोसिस नहीं करती, किसी से हैंडशेक नहीं करती, इसीलिए इनको नाम देते हैं एंड आर्टरीज। अब कहां कहां होती हैं ये? रेटिना में, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना। इसीलिए अगर सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना ब्लॉक हो गई, ब्लाइंडनेस, ठीक है, कोई और ब्लड सप्लाई है ही नहीं। इसी तरह लेब्रिंथाइन आर्टरी ऑफ इंटरनल एयर, अगर ये ब्लॉक हो गई, डेफनेस, डेफिनेटली डेफनेस। ठीक हो गया। सेंट्रल ब्रांचेस ऑफ सेरेब्रल आर्टरीज एंड वासा रेक्टा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंड आर्टरीज। एंड आर्टरीज क्या होती हैं? जिनमें कोई भी कोलेटरल सर्कुलेशन या कोई एनास्टोमोसिस होता ही नहीं है। अगर देयर इज नो एनास्टोमोसिस, दे आर कॉल्ड एंड आर्टरीज। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस बताई हुई भी है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। ऑक्लूजन ऑफ एन एंड आर्टरी कॉजेज सीरियस न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेस एंड डेथ ऑफ एन ऑर्गन। ओके, फॉर एग्जांपल ऑक्लूजन ऑफ सेंट्रल रेटिना आर्टरी कॉजेज ब्लाइंडनेस। बता दिया मैंने आपको ये। अच्छा, अप्लाइड एनाटमी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं जो क्लिनिकल एनाटमी इसमें आ रही है ना जनरल बुक में, और अप्लाइड एनाटमी बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होंगे बहुत डिटेल में जब इनकी हम पैथोलॉजी, मेडिसिन और वो रीजन्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इस वक्त आपको इस किताब में जो फ्लेवर दिए जा रहे हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे आप डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन एक चीज आएगी जी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल। सो ब्लड प्रेशर, ऑब्वियसली नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको पता है इट्स 120/80। इफ अ पर्सन इज हाइपरटेंसिव तो ये बढ़ जाएगा, हाइपोटेंसिव तो ये कम हो जाएगा। हैमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं, कोई भी ब्लड वेसल अगर डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कट जाए, ब्लीडिंग। ओके, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैस्कुलर कैटास्ट्रॉफ्स, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म एंड हैमरेज, ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं। थ्रोम्बोसिस पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर किसी ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट हो जाता है, थ्रोम्बोसिस, ये थ्रोम्बस निकल के फ्लोट करता है। एम्बोलिज्म और हैमरेज का मतलब है ब्लीड करना। ठीक है, अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसलिए भी है क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है बहुत ही रिनाउंड पाकिस्तान के हेमेटोलॉजिस्ट थे और पाकिस्तान के ब्लड डिसऑर्डर्स के बहुत एक्सपर्ट थे, डॉक्टर ताहिर शमसी। उनका भी बहुत हाई ब्लड प्रेशर हुआ, इंट्राक्रैनियल हेमरेज हुआ, यानी ब्रेन में ब्लीडिंग हुई। सो उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, बहुत बड़ा लॉस हुआ पाकिस्तान का। तो हेमरेज का वर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, इन ओल्ड एज में आर्टरीज बिकम स्टिफ, सख्त हो जाती हैं आर्टरीज, इसको हम नाम देते हैं आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। बेसिकली फैट डाइट और एथेरोस्क्लेरोसिस ये सब इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इज आर्थराइटिस एंड फ्लेबाइटिस। एथेरोमा इज द फैट प्लैक इन द ब्लड वेसल्स। एथेरोस्क्लेरोसिस ये हम पढ़ेंगे जब इसकी पैथोजेनेसिस की बात आएगी। कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है भाई? जो हार्ट को सप्लाई करती हैं। हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल अगर ब्लॉक हो जाएगी तो ये कहलाता है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। ओके, एन्यूरिज्म का मतलब ये है कि दिस इज डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स और इसकी वजह से देयर इज अ सीरियस रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। यानी अगर ये एक ब्लड वेसल है, नॉर्मल यूं जा रही है ना ब्लड वेसल, स्ट्रक्चर स्ट्रांग, लेकिन अगर वो यूं डायलेट हो जाए भाई कहीं से, सो ये अब एरिया वीक हो गया और इसके रप्चर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ब्रेन में बड़ा कॉमन है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई जो हो रही होती है वहां पे अगर ये एन्यूरिज्म्स बन गए तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो एन्यूरिज्म पॉप करके फट जाते हैं, और जब वो फट जाते हैं तो इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो जाता है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और ब्रेन की ब्लीडिंग से बंदे की डेथ हो सकती है। इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। ओके, सो एन्यूरिज्म्स आर वेरी वेरी डेंजरस। ये हम पढ़ेंगे जब एन्यूरिज्म्स की बात करेंगे। अनदर इज द बर्जेर्स डिजीज, जिसका टेक्निकल मेडिकल में नाम है थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। मेडिसिन में ये बड़े मजे मजे के नाम रखे जाते हैं। दीज पीपल एंजॉय दिस, यू नो। दिस इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन। देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल आर्टरीज, उसको हम कहते हैं बर्जेर्स डिजीज। देन देयर इज अ रेनॉट फिनोमेना, इज अ कंडीशन, देयर इज अ स्पाज्मोटिक अटैक ऑफ पेलर ऑफ द फिंगर्स ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मॉल आर्टरीज। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि ये फ्लेवर आपको आए। एन्यूरिज्म के ऊपर बात की थी ना,
क्या बताया था मैंने एन्यूरिज्म के बारे में, आपको याद है कि नॉर्मल ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर ये है, अगर वो इस तरह से फूल जाए गुब्बारे की तरह तो उसे एन्यूरिज्म कहते हैं। देखो यहां इन्होंने बताया ये कहलाता है सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस बेसिकली जो ब्रेन है उसके बेस की और फिर पूरे ब्रेन की ब्लड सप्लाई का स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ इसमें जो ब्लड फीडर्स हैं वो मिलके एक चीज बनाते हैं सर्कल ऑफ विलिस। अब इसमें देखो ये वाला साइड नॉर्मल है, नॉर्मल इसमें आर्टेरियल सप्लाई है, लेकिन यहां पे ये फूला हुआ है। फूला हुआ का मतलब ये कि ये एन्यूरिज्म है। एन्यूरिज्म होगा तो ये रप्चर हो सकता है और ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। तो दिस इज वेरी वेरी सीरियस। ओके, देन acute phlebothrombosis, the vein of the lower limb are affected due to lack of movement of the legs and the thrombus formation. Long flights में बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया की, यूएस की, बिल्कुल पाँव की मूवमेंट नहीं की और थ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर्स भी हैं, तो थ्रोम्बस बनता है और वो डिटैच होकर मूव भी कर सकता है। सो दिस इज acute phlebothrombosis. ओके, वेरिकोस वेन्स का मतलब होता है when the vein wall is subjected to increased pressure over the long period of time and there is atrophy of the muscle. तो आपकी जो वेन्स होती हैं particularly lower limb की, वो इस तरह से tortuous हो जाती हैं। ओके, इसमें भी थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। So this is an important condition to know. All right, now this is basically I think all, and then the cardiovascular system concepts are done. Guys, this is all about the cardiovascular system that we had to discuss. Cardiovascular के components आपको पता होने चाहिए, heart, blood vessels, systemic circulation क्या है, pulmonary circulation क्या है, portal circulation क्या है, artery का structure, vein का structure, capillary का structure, major एनाटॉमिकल जनरल कॉन्सेप्ट। दिस इज डन। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा अगली जनरल एनाटॉमी के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।